आगे सारे लोग कर दें शुरू, वहीं से जहाँ लास्ट टाइम ख़त्म किया था उसी जगह से शुरू करते हैं। पहले थोड़ा सा जो आखिरी चीज़ हमने की थी वो थी वैक्यूम की, हैमिल्टनियन की हमने एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाली थी बिटवीन द वैक्यूम स्टेट्स। तो उसको हमने कहा था कि लेट्स डिफाइन द वैक्यूम एनर्जी ई नॉट, जो कि क्वांटम फील्ड थ्योरी में हमने कैलकुलेट कर रहे थे एच, और ये था। और जब हमने इसको खोला था तो ये आया था 0 इंटीग्रल d3k वेक्टर ओवर d3k ही कर लेते, 2 पाई क्यूब k0 a ऑफ k वेक्टर a डैगर ऑफ क्या कोई 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 वो यहाँ नहीं आता, वो उसमें नीचे अंडर रूट भी होता है ना, हाँ, प्लस a डैगर ऑफ k वेक्टर a ऑफ k वेक्टर एक्टेड अपॉन 0। अच्छा, हमने ये देखा था कि ये वैक्यूम स्टेट में कोई k है और ये हर k के लिए इसको एनहिलेट कर देता है, a k जो है। तो a की टर्म बच गई थी, वो ये थी कि 0 d3k ओवर 2 पाई क्यूब k0। एक फैक्टर ऑफ हाफ मिस हो गया था यहाँ, क्योंकि हाफ h बार ओमेगा होता था ना। तो यहाँ पर क्या बन गया था, बन गई जो चीज़ वो थी a ऑफ k a डैगर ऑफ k, दिस थिंग इज एक्टेड अपॉन 0। तो हमने कहा था कि अगर आप इनको स्विच करते हैं तो आपके पास एक डेल्टा फंक्शन आ जाता है। तो इसमें दो तरह की सिंगुलैरिटीज़ बनी थी हमारे पास। हमने कहा था कि ये प्रोपोर्शनल है, d2 पाई क्यूब के फैक्टर्स को मैं बेशक छोड़ भी दूं तब भी खैर है, दिस इज़ बेसिकली प्रोपोर्शनल टू। इसमें दो तरह की चीज़ें आई थी, एक आया था हाफ डेल्टा क्यूब ऑफ 0 और 0 से लेकर इन्फिनिट तक d क्यूब के, और k0 की जगह हम लिख सकते थे k स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। और हमने कहा था कि डेल्टा 0 भी बजाते खुद एक इन्फिनिटी है, क्योंकि डेल्टा फंक्शन के अंदर जो आर्ग्यूमेंट अगर वैनिश कर जाए तो वो पीक कर जाता है टू द इन्फिनिटी। तो हमने ये कहा था कि इसके लिए इसको हमने इस चीज़ को हमने लिखा था इन द फॉर्म ऑफ द वॉल्यूम। तो हमने कहा था कि इंस्टेड ऑफ E कैलकुलेट करने के आप E नॉट ओवर V कैलकुलेट कर लें, विच इज़ एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और इसको हमने कहा था कि इसको एप्सिलॉन नॉट से लिख लेते हैं। और ये प्रोपोर्शनल था अप टू द फैक्टर ऑफ k मॉड स्क्वायर्ड, यहाँ से आया था d ऑफ k मॉड और k स्क्वायर्ड प्लस। तो अभी भी एक सिंगुलैरिटी है, अगर तो k 0 होता तो फिर तो फाइनाइट आंसर था लोअर लिमिट पे, लेकिन ये जो अपर लिमिट है इन्फिनिटी वाली, यहाँ पर ये चीज़ डाइवर्ज कर जाती। तो हमने कहा कोई ऐसी थ्योरी नहीं है जो हर स्केल पे वैलिड हो। तो हमने कहा था कि अल्ट्रा वायलेट डाइवर्जेंस है। अल्ट्रा वायलेट का मतलब ये है कि हाई एनर्जी है, और या फिर अगर एनर्जी का उलट देखें तो वो स्पेस बनती है, लो शॉर्ट डिस्टेंस होती है। तो इसके लिए हमने कहा था कि आप ये प्रॉब्लम ये ऊपर हम कोई लैम्डा डिफाइन कर लें तो ये थ्योरी वैलिड है अप टू द स्केल लैम्डा। ये बात हम कर चुके थे। तो हमने ये कहा था कि ये सिंगुलैरिटी अगर उल्टा फिल्म को चला के देखें तो क्यों आई थी, इसलिए आई थी कि इन ऑपरेटर्स का ऑर्डर ठीक नहीं था। अगर ए डैगर इधर होता, ए राइट साइड पे होता, तो ये चीज़ 0 हो जाती, हमें ये सारी की सारी मेहनत करनी ही ना पड़ती। लिहाजा हमने कहा था कि बेहतर ये है कि इससे बचने का तरीका ये है कि हम एक रीडिफाइन करें अपने हैमिल्टोनियन को, जो ओरिजिनल हैमिल्टोनियन है उसमें से वैक्यूम की एनर्जी को सब्ट्रैक्ट कर दें। अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देते थे तो फिर जो है हमारे पास ये जो टर्म है ये वाली ख़त्म हो जाती थी। ये लास्ट टाइम मैंने किया था या नहीं किया था, इसको किया था या नहीं? अच्छा, चले। फिर मैंने कहा था कि एक चीज़ आप और कर सकते थे, जो ये थी कि अगर आप इस चीज़ को, यानी अब अगर इस चीज़ को पुट करें ना 0
एक आपका रीडिफाइंड हैमिल्टोनियन जो है और ज़ीरो के दरमियान में, तो इसका जवाब ज़ीरो है, क्योंकि इसकी वैल्यू भी ई नॉट या ई नॉट माइनस ई नॉट जो है वैसे भी ज़ीरो हो जाती थी। तो हमने कहा था कि हम एक ऐसा प्रोडक्ट डिफाइन कर सकते हैं कि किसी तरीके से अगर सारे के सारे एनहीलेशन ऑपरेटर्स राइट पे आ जाएं और सारे के सारे क्रिएशन ऑपरेटर्स जो है वो लेफ्ट पे आ जाएं, तो एक ऐसे ऑर्डर को हमने कहा था लेट्स डिफाइन अ नॉर्मल ऑर्डर। तो नॉर्मल ऑर्डर से क्या मुराद है? नॉर्मल ऑर्डर को हम लिखते ऐसे हैं कि अगर दो ऑपरेटर्स हों ए और ए डैगर, इनके इर्द गिर्द ये कॉलन लगा हो, तो ये बराबर होता है ए डैगर ए के। यानी बस आप दोनों ऑपरेटर्स को स्विच कर सकते हैं। इस तरह स्विच कर सकते हैं कि सारे क्रिएशन ऑपरेटर्स लेफ्ट पे आ जाएं, सारे एनहीलेशन ऑपरेटर्स राइट पे, क्योंकि अगर देखें अगर ये स्विच हो जाते तो जवाब ज़ीरो हो जाता है ना। ठीक है ना, ये क्लियर है बात सबको ना? तो इसलिए इस चीज़ को कहते हैं कि ये नॉर्मल ऑर्डर है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप ये लिखा होता आपके पास इस चीज़ का नॉर्मल ऑर्डर, कोई आप में से मुझे बता सकता है? ए ऑफ के, ए डैगर ऑफ के प्लस ए डैगर ऑफ के, ए ऑफ के, इसका कोई नॉर्मल ऑर्डर बता सकता है आप में से क्या होगा? इसका मतलब यह है कि यह भी वही चीज बन जाएगी ना। तो इसका मतलब है ये हो गया 2 टाइम्स ए डैगर ऑफ के, ए ऑफ के। यह डेफिनेशन है इसकी ना। दिस मीन्स दैट अगर इसको देखा जाए ना लफ्जों में, तो दिस मीन्स दैट कि दीज ऑपरेटर्स जो कि these operators commute in normal order। कि ऑपरेटर्स जो हैं ये कम्यूट करते हैं नॉर्मल ऑर्डर में। देखा नहीं आपने? वैसे तो इनके साथ एक ए डैगर का कम्यूटेशन भी आता था ना, लेकिन अगर नॉर्मल ऑर्डर में लिखा हुआ है तो ये आपस में कम्यूट कर जाते हैं। इसका मतलब है अगर आप हैमिल्टोनियन को लिखते हैं नॉर्मल ऑर्डर में तो क्या जवाब होता है उसका, जो कि किसके बराबर है? d3k ओवर 2 पाई क्यूब k0 ओवर 2। यहां पर क्या बन जाएगा? ये चीज है ना, ये इसी को तो हमने अभी नॉर्मल ऑर्डर में किया। तो दिस इज इक्वल टू 2 इंटू ए हैड डैगर ऑफ के, अच्छा हैट नहीं डालते, अंडरस्टूड ऑफ ए ऑफ के। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब आप देखें सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ इसका। अब अगर आप वैक्यूम की एनर्जी कैलकुलेट करते हैं इन द नॉर्मल ऑर्डर, तो ये जो आपने वैक्यूम की एनर्जी को सब्ट्रैक्ट किया था ना, एक्चुअली आपने कम्यूटेशन को ही सब्ट्रैक्ट किया था। क्योंकि याद ही देखें ना, ये मैंने क्या कहा था, ये कम्यूटेशन के बराबर आ जाती ना इनकी। जब आप इनको स्विच करते हैं तो ये कम्यूटेशन ही आपने कम्यूटेशन की ही एक्सपेक्टेशन वैल्यू को बीच में से माइनस किया है। जब आपने उसको माइनस किया है तो वो इसी की तरह है जिस तरह नॉर्मल ऑर्डर के अंदर ये चीज़ हो रही है। ये क्लियर है? ये लास्ट टाइम कर चुके थे हम, सिर्फ और सिर्फ मैंने नॉर्मल ऑर्डर लास्ट टाइम नहीं डिफाइन किया था, किया था। ठीक है, क्लियर है ये बात? क्योंकि मैंने ये चीज़ क्लियर होगी जो मैंने अभी कही है। क्योंकि अगर आप इस टर्म को खोलते हैं ना तो इसका जो जवाब बनता है ना वो यही बनता है, 0 ए ऑफ के, ए डैगर ऑफ के 0। तो यही चीज आपने सब्ट्रैक्ट की थी बीच में से। तो इस वजह से आपकी आ रही थी, आपने उस चीज को रीडिफाइन किया। एग्जैक्टली रीडिफाइन किया था। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली फॉर्मूलेशन जो है वो काम नहीं कर रहे थे बिल्कुल अपने रिजल्ट कैलकुलेट करने के लिए। एग्जैक्टली क्योंकि अच्छा बिल्कुल सही कह रहे हो। हमें यह भी पता है ना कि वैक्यूम की एनर्जी हम मेजर नहीं कर सकते थे। इसका मतलब जो चीज़ हम मेजर नहीं कर सकते वो हमारे लिए मैटर नहीं करती कि जितनी मर्जी हो। एग्जैक्टली लेकिन हमें देखने में बड़ा बुरा लग रहा था कोई ऐसी चीज़ बीच में से सब्ट्रैक्ट हो रही जो इन्फिनिटी है। लेकिन हम कह रहे थे वो इन्फिनिटी इसलिए है कि हमने जो थियोरेटिकली चीज़ों को डिफाइन किया उनका ऑर्डर सही नहीं रखा हुआ। वो इनहेरिटेंस में एक वो इस वजह से आ रही है कि ये चीज़ मौजूद थी। सर लेकिन ऑर्डर तो सही है, हमने चेंज किया था ना, अभी चेंज किया ऑर्डर
तो सही रखा था ना। नहीं, अब सही रखा है ना, अब ऐसा सही रखा है कि जिसमें कोई बेस वैल्यू आएगी नहीं, बेस वैल्यू 0 से ही शुरू होगी। दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज अ नॉर्मल ऑर्डर। ये जो हमारे पास रिजल्ट आया था हैमिल्टनियन का, इसका ऑर्डर तो सही है ना? ऑर्डर से क्या मुराद है? नहीं, ऑपरेटर्स के ऑर्डर की बात कर रहा हूँ। मैंने कहा हाँ, ये हमने बिल्कुल ठीक लिखा है ये वाला, लेकिन मैंने कहा ये इस वजह से आ रहा है क्योंकि इनमें ऑपरेटर्स में ये जो ऑपरेटर है, जो इसमें ए डैगर दाईं तरफ आता है, अगर किसी तरीके से ये बाईं तरफ होता तो इसका जवाब 0 होता, लेकिन जो इसको बाईं तरफ लाते हैं तो एक कम्यूटेशन आ जाता है। वो कम्यूटेशन किसी तरीके से हमने सब्ट्रैक्ट करना है, तो वही कम्यूटेशन आपने ये सब्ट्रैक्ट किया है। नॉर्मल ऑर्डर में ऑटोमेटिकली वो समझे कि सब्ट्रैक्ट हो चुका है। ये वो तरीका है जिसमें आपको हाफ एच बार ओमेगा हर दफ़ा सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे ग्राउंड स्टेट की एनर्जी हाफ एच बार ओमेगा है, फर्स्ट की 3/2 एच बार ओमेगा है, सेकंड की 5/2 एच बार ओमेगा है। तो आपको हर दफ़ा ये 3/2 के लिए आपसे को पूछता है जी कि फर्स्ट और सेकंड लेवल में डिफरेंस कितना है। लेट्स से अगर 0 को ग्राउंड स्टेट करें और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में आप कहते हैं एच बार ओमेगा, क्यों? क्योंकि हाफ एच बार ओमेगा हर एक के लिए। तो आपने जो हाफ वाली चीज़ थी ना, किसी तरीके से इस तरह डेफिनेशन बनाई है कि वो 0 ही हो जाए। हाँ, वहाँ पर भी हाफ नहीं थी, वैक्यूम का एक पॉइंट तो होता नहीं ना। तो यहाँ पर सिर्फ ये था कि कंटिन्यूस फॉर्म में तो नज़र आता है, लेकिन वहाँ पर भी स्पेस के वॉल्यूम के साथ इन्फिनिटीज़ आती हैं, क्योंकि अगर इन 10⁻23 टाइम्स हाफ एच बार ओमेगा इज़ ह्यूज। तो इसलिए कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ना आपको याद है, थोड़ा सा मैं आपको रिमाइंड कराता हूँ कि डायसन फार्मूला में याद है ना क्या था? We know that the Dyson formula is क्या करता था डायसन फार्मूला? याद है किसी को? टाइम ऑर्डर डिफाइन करता था। वेरी गुड। आप कहते थे कोई भी फाइनल स्टेट है, उसके दरमियान में जितने भी इंटरैक्शन हैमिल्टोनियन डेंसिटीज हैं, HI x1 अप टू सो ऑन HI xn, और यहाँ पर इनिशियल स्टेट है, वो ये आपको डायसन फार्मूला बताता है कि किस तरह इवेंट्स टाइम ऑर्डर्ड हैं। अब किसी तरीके से देखें, हर हैमिल्टोनियन में ए और ए डैगर मौजूद हैं, लेकिन हमें यह पता है कि जब भी ए डैगर बाईं तरफ है तो मसले शुरू हो गए हैं। किसी तरीके से हमें सारी की सारी चीज़ों को उलट करना है। ए डैगर सारे बाईं तरफ लाने हैं, ए सारे दाईं तरफ लाने हैं, या क्रिएशन कम्स टू द लेफ्ट एंड एनहिलेशन ऑपरेटर कम्स टू द राइट। तो इसके लिए एक फार्मूला है, ठीक है। तो एक टेक्निक है एक्चुअली, विक्स थ्योरम। मैं आज इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा आपको। विक्स थ्योरम टेल्स अस, मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करके फिर आगे चलूंगा। टेल्स अस दैट हाउ टू गो फ्रॉम टाइम ऑर्डर्ड टू नॉर्मल। ये आपको विक्स थ्योरम बताता है। देखें, टाइम ऑर्डर का सबसे बड़ा फायदा क्या था? टाइम ऑर्डर का ये, टाइम ऑर्डर उस वक्त अप्लाई होता है जब ऑपरेटर्स में टाइम एक्सप्लिसिटली मेंशन होता है। कौन सी चीज़ कब पैदा हो रही है, कब ऑब्जर्व हो रही है, ये टाइम ऑर्डर तय कर देगा। लेकिन इस सारे के सारे में जो ऑपरेटर्स थे, उनमें तो कोई टाइम नहीं था ना। ऑपरेटर्स में तो सिर्फ के था। टाइम वाला पार्ट तो आपने e⁻kx में बाहर निकाला हुआ था। एक ऐसी चीज़ है, इससे मतलब जो बाकी बच गई है, उस चीज़ को हमने अब प्रॉपर ऑर्डर देना है। दैट इज नोन एज अ नॉर्मल ऑर्डर। सो द विक्स थ्योरम टेल्स यू हाउ टू गो फ्रॉम टाइम ऑर्डर टू नॉर्मल ऑर्डर। अभी इसी की मैं बात करूंगा। हम ये करते हैं कि कोई सी दो स्टेट्स हैं x1, और कोई से दो ऑपरेटर्स हैं x1 और x2 जो हैं। सॉरी, यहां तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो। जी, मैंने कहा कि टाइम ऑर्डर क्या बताएगा। फर्ज कीजिए टाइम ऑर्डर ये बताता है
कि x1 जो है वो x2 से बड़ा है, जो बड़ा है वो पहले लेफ्ट पे आता है, जो छोटा है वो राइट पे आता है। लेकिन हमें पता है इन सारे हैमिल्टोनियन के अंदर ए और ए डैगर भी मौजूद हैं। तो चीज़ें अगर वक्त के साथ आगे या पीछे होने से मैटर करती हैं तो ए और ए डैगर का भी आगे पीछे होने से मैटर करता था। क्यों मैटर करता था? हमने देख लिया कि इन्फिनिटीज़ आती थी और इन इन्फिनिटीज़ को ख़त्म करने के लिए हमने नॉर्मल ऑर्डर बताया था। तो एक ऐसा थ्योरम है जो आपको ये बताता है हाउ यू कैन गो फ्रॉम टाइम ऑर्डर जो लिखा हुआ है टू द नॉर्मल ऑर्डर। उसके अंदर टाइम ऑर्डर भी होगा, नॉर्मल ऑर्डर भी। वो बताएगा टाइम ऑर्डर तो आपके ने लिख लिया पहले, अब वहाँ से नॉर्मल ऑर्डर में कैसे जाना है। टाइम ऑर्डर तो हम बना चुके हैं डायसन फार्मूला से, अब दोबारा नहीं हमने बनाना। हमें पता है एक्सपोनेंशियल सीरीज़ ही ख़राब हो जाती हैं जब तक टाइम ऑर्डर नहीं डिफ़ाइन करते, डबल काउंटिंग्स शुरू हो जाती हैं। मसला बन जाता है किसका टाइम पहले या किसका टाइम बाद में है। वो टाइम ऑर्डर से हम ऑलरेडी तय कर चुके हैं। जो चीज़ बाकी बच गई है वो ये बची है कि ए और ए डैगर का ऑर्डर किसी तरीके से ठीक करना है। ठीक है, क्लियर? यही सवाल था। अच्छा, मैं कहता हूँ लेट फर्ज करते हैं AX1 और BX2 एंड BX2 और एनी, मैंने X1 X2 कहा, कुछ लोग इसको एक ही जगह पे लिख रहे हैं, लेकिन खैर लेट AX1 एंड BX2 और एनी टू फील्ड और एनी, ये पहले हम जेनेरिकली लिखेंगे फिर स्केलर फील्ड के लिए, और एनी टू फील्ड, कोई से दो फील्ड ऑपरेटर्स हैं। ए फाई भी हो सकता है, बी भी फाई हो सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, पहले हम जेनेरिकली देखते हैं। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि टाइम ऑर्डर से नॉर्मल ऑर्डर पे हम कैसे पहुंचेंगे। सबसे पहले मैं ये लिखता हूं कि AX1 इन दोनों का प्रोडक्ट अगर लिखा हो BX2, ये बराबर है AX1 BX2 का नॉर्मल ऑर्डर। AX1 BX2 के दोनों तरफ कॉलन लगा दिया, नॉर्मल ऑर्डर, प्लस एक चीज और लिखनी है, देखिएगा जरा क्यों, प्लस 0 AX1 BX2 और 0। क्यों लिखा है इस तरह? बिल्कुल, हर दफा यही तो सब्ट्रैक्ट करते आ रहे थे हम। इसको अगर उठा के उधर ले जाता तो यही बन जाती ना, यही चीज। ये कब है? इफ x1 इज ग्रेटर देन x2। अगर x1 x2 से बड़ा है, जो बड़ा है वो पहले आ रहा है। आप में से मुझे कोई बंदा ये भी कह सकता है कि भाई ये क्यों लिखा आपने, ये भी तो लिख सकते थे ना आप कि ये इसके भी बराबर हो सकता था। AX1 BX2, आप मुझे कह सकते थे भाई आपको किसने बताया इसके बराबर है, ये तो इसके बराबर भी हो सकता था, BX2 AX1, ऑर्डर उलट भी तो सकता था ना, प्लस 0, हाँ बिल्कुल सही, क्या बोल रहे हो, शाबाश, BX2 AX1 और 0। ये कब है? जब X2 जब X1 से बड़ा हो गया। याद रख लिया ना हमने, देखे ना ऑर्डर कहीं ना कहीं ले आए हैं हम, टाइम ऑर्डर कहीं से खींच तान के। लेकिन एक बात आप याद रखिए, X2 और X1 पे तो A और A डैगर डिपेंड ही नहीं करते, वो तो डिपेंड करते हैं K और K वगैरह पे। इसका मतलब है ये टर्म उतनी ही ठीक है जितनी ये ठीक है। क्यों? क्योंकि देयर इज नो स्पेस टाइम इन्वॉल्व इन A एंड A डैगर। X1 वाला A होता, X2 वाला A डैगर होता, X2 वाला A होता, X1 वाला A डैगर होता, कोई फर्क नहीं पड़ना था, जो मर्जी होता। X1 X2 तो बाहर आते थे ना, e टू द पावर आयोटा k x1 A और प्लस या माइनस e टू द पावर आयोटा k x A डैगर, ऐसे ही होते थे ना। अच्छा चलें, ये क्लियर है ना सबको? अच्छा, अगर ये चीज़ लिखी होती तो क्या होती फिर? अगर मैं टाइम ऑर्डर डिफाइन करता तो देखें ज़रा क्या बन गया, ये बड़ा कमाल हुआ ये। इसका मतलब दो डेफिनेशंस हैं, उन दो डेफिनेशंस में एक चीज़ तो बिल्कुल वैसी है जैसी पहले थी। ये और ये टर्म्स तो सेम है ना, फ़र्क और सिर्फ इन दो टर्म्स का है। जो बड़ा है वो बाएं आ रहा है, जो छोटा है वो दाएं आ रहा है।
अच्छा, अगर मैं इसका डिफाइन करता तो क्या जवाब आता? आप में से कोई बता सकता है? टाइम ऑर्डर्ड ऑफ AX1 BX2। इसमें तो कोई फर्क नहीं है, जो मर्जी पहले या बाद में है। इसका मतलब है इसकी जगह मैं लिख सकता था AX1 BX2, लिख सकता हूं ना, लिख सकता हूं, प्लस 0 टाइम ऑर्डर्ड प्रोडक्ट ऑफ AX1। देखिएगा दोनों में कैसी यही डेफिनेशन बनी हुई है, BX2। ये एक डेफिनेशन दोनों की टेक केयर कर रही है। AX1 BX2 बराबर है इसके भी और इसके भी, ठीक है ना। अगर T1 T2 से बड़ा है तो ये वाली टर्म X1 X2 से बड़ा है, या T1 T2 से बड़ा तो ये टर्म आ जाएगी। अगर अदर वे राउंड है तो ये टर्म आ जाएगी। दोनों डेफिनेशंस क्लियर होगी ना, एक ही में दोनों चीजें समा दी हैं हमने। अब आप में से मुझे को बता सकता है कि इसको मैं, ये चीज क्या लिखी हुई है? ये क्या लिखा हुआ है? सो दिस इज इक्वल टू, दिस थिंग इज इक्वल टू, क्या लिखा हुआ है? नहीं, ये है क्या चीज? टाइम ऑर्डर दो फील्ड ऑपरेटर का वैक्यूम के दरमियान। आपने पढ़ा हुआ ये क्या है? फाइनमैन प्रोपेगेटर बनता है। एग्जैक्टली, शाबाश। इसका मतलब है ये बराबर है AX1 BX2 इनका नॉर्मल ऑर्डर, प्लस इसको हम ऐसे लिखते हैं AX1 BX2, इसके ऊपर एक ये डालते हैं, इसको कहते हैं विक कॉन्ट्रैक्शन। ये जो ऊपर ऐसे वाली चीज नहीं मैंने डाली, दिस इज नोन एज अ विक कॉन्ट्रैक्शन। एंड every wick contraction is a exactly। अब जब भी मैं प्रोपेगेटर कहूंगा तो मेरी मुराद इससे फाइनमैन प्रोपेगेटर ही होगी। जब भी मैं प्रोपेगेटर लिखूंगा तो इसका मतलब है अब जब चीजों को टाइम ऑर्डर से नॉर्मल ऑर्डर किया तो साथ में एक प्रोपेगेटर भी आपको मिला, एक या दो, डिपेंड करता है कितनी कॉन्ट्रैक्शंस हो रही हैं, क्योंकि हर कॉन्ट्रैक्शन एक प्रोपेगेटर देगा। बिल्कुल, अभी हम बढ़ाएंगे, फिक्र ना करो, बहुत सारे फील्ड बढ़ाएंगे। ओहो, एन फील्ड्स भी ले सकते हैं क्योंकि आपको याद है ना, इस फार्मूला में तो एन हैमिल्टोनियन थे ना। अगर एन हैमिल्टोनियन थे तो एन फील्ड्स भी हो सकते हैं। और मजे की बात है, एन पॉइंट्स के ऊपर फील्ड्स हो सकती है और हर फील्ड की पावर भी कुछ भी हो सकती है। तो जितने मर्जी कॉम्प्लिकेटेड हो चीजें, दिस वर्क्स वेरी वेल। नहीं, ट्रिक कोई नहीं यूज करना पड़ेगा, मैं अभी बताता हूं, अभी लिख लेता हूं, ठहरो, अभी 1 मिनट सिर्फ ठहर जाओ, अभी लिख लेते हैं जो आप कह रहे हैं ना। ये क्लियर होगी ना बात आपको? यहां तो कोई डाउट नहीं रहा ना। मैंने क्या कहा? मैंने कहा जी ऑर्डर जो मर्जी होता, नॉर्मल ऑर्डर में चूंकि टाइम आता नहीं हो तो वो मैटर नहीं करता, टाइम सिर्फ इसमें आता है। तो ये जो वैक्यूम के दरमियान में टाइम ऑर्डर ऑफ अ टू फील्ड डिफाइंस दी फाइनमैन प्रोपेगेटर। और फाइनमैन प्रोपेगेटर को विक कॉन्ट्रैक्शन में या विक्स थ्योरम में ऐसे करके ऊपर एक ऊपर लाइन भी लिख लगाते हैं बाज लोग नीचे भी लगाते हैं, डजंट मैटर। सिर्फ ये है कि एक ऊपर एक ब्रैकेट, उल्टी ब्रैकेट लगी होती है ऐसे करके। अच्छा जी, जो आप कह रहे हैं कि अगर ये लिखा होता, चलो आप बता दो, T ऑफ AX1 BX1, बाद में हम इसको कम कर लेंगे, खैर CX2 DX2। आप बताओ भाई क्या होता? शाबाश। ना, पहले तो सारे आएंगे नॉर्मल ऑर्डर में, AX1 BX1, शाबाश, CX2 DX2, बिल्कुल ठीक है। अगली टर्म क्या होगी? अब मैं क्या करता हूं, अब एक पहले कोई कॉन्ट्रैक्टेड नहीं है, फिर एक कॉन्ट्रैक्टेड होगा, फिर एक विक कॉन्ट्रैक्शन होगी, 2 फील्ड यूज हो जाएंगे, फिर 2 विक कॉन्ट्रैक्शन होंगी, 4 फील्ड यूज हो जाएंगे। तो आपने क्या करना है, पहले 0th ऑर्डर टर्म इन विक कॉन्ट्रैक्शन में इसको कह रहा हूं,
देन फर्स्ट ऑर्डर टर्म इन वीक कॉन्ट्रैक्शन, देन सेकंड ऑर्डर देखना है जब तक सारे फील्ड्स ख़त्म नहीं हो जाते, वहाँ तक आप इसको कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो जो इन्होंने बात की है मैं उस पर चलता हूँ। प्लस सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ, बाकी दोनों को नॉर्मल ऑर्डर में रहने देता हूँ। तो क्या टर्म बन गई, प्लस AX1 BX1, इनकी कॉन्ट्रैक्शन हो गई, बाकी टर्म क्या हो गई, CX2 DX2। अगली टर्म क्या हो सकती थी, A जो है वो C के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता, प्लस AX1 CX2, ये कॉन्ट्रैक्शन होगी, और क्या बन गया, BX1 DX2। कोई मुश्किल काम तो नहीं है ये वाला। अगली क्या हो सकती थी, A जो है वो सीधा D को पकड़ता, तो क्या हो सकती थी अगली, प्लस AX1 DX2, इसकी वीक कॉन्ट्रैक्शन। बाकी जो बच गए वो क्या थे, BX1 CX2। पूरे लिख दिए मैंने, हाँ पूरे लिख दिए, ठीक है, बिल्कुल सही। आगे क्या हो सकता था, BC के साथ कॉन्ट्रैक्ट, अच्छा अगली टर्म लिखना बड़ा आसान है, जो अभी कॉन्ट्रैक्शन में है उनको कॉन्ट्रैक्शन कर दें, और जो कॉन्ट्रैक्शन में उनको ख़त्म कर दें। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो ये देखें, इन दो को कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, देखें ज़रा, प्लस BX1 CX2, नॉर्मल ऑर्डर में क्या बन गया, AX1 DX, यही दो बच गए ना। अगली में क्या करता हूं मैं, B और D को ये कर लेता हूं, प्लस BX1 DX2, ये होगी वीक कॉन्ट्रैक्शन, और जो बच गया बन गया AX1, बेशक देख लें कोई रिपीटेड नहीं होगी, CX2। देखें जो पहले कॉन्ट्रैक्टेड नहीं थी ना, ओ सॉरी, हाँ सही, थैंक यू, बिल्कुल सही, शाबाश, बिल्कुल ठीक, थैंक यू। क्लियर होगी बात ही। अब कौन सी बच गई थी, इन दोनों को कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं, प्लस CX1 DX2 और AX1 BX, सॉरी CX2 ही था ना, पता नहीं मैं, हाँ CX2 AX1 BX1 नॉर्मल ऑर्डर। अच्छा अगली टर्म्स क्या होंगी, प्लस ये सारियों के ऊपर कॉन्ट्रैक्शन, इसके ऊपर भी कॉन्ट्रैक्शन, इसके ऊपर भी, कोई नॉर्मल ऑर्डर नहीं रह जाएगा, चारों के चारों फील्ड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। प्लस अप टू, प्लस विद टर्म्स विद 2 वीक, और वो आसान है करना, क्या है, पहले ये इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये इसके साथ हो जाएगा, फिर ये इसके साथ होगा, यानी यही सारी टर्म्स जो लिखी हुई है ना, इन्हीं के ऊपर अब आप दोबारा से ऐसे करके कॉन्ट्रैक्शन डाल दीजिए, लिख लेंगे, और जो बचेंगे उस पे कॉन्ट्रैक्शन उस वक्त तक चलते रहेंगे जब तक सारी की सारी टर्म्स ख़त्म नहीं हो जाएंगी। ना कॉन्ट्रैक्शन पे कोई ज़रूरत नहीं ध्यान रखने की अभी, क्योंकि ये प्रोपेगेटर बन गया ना, ये खुद बता देगा आपको। जो जुनेद कह रहे हैं, मैं जुनेद की बात समझ गया हूँ कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, मैं उसी पे आता हूँ। हम क्या करेंगे, वी इग्नोर, क्योंकि वो टैडपोल टाइप डायग्राम बनाएंगे, जहाँ से शुरू होगी वहीं ख़त्म हो जाएगी वो जो आप कह रहे हैं। सो हम क्या करेंगे, वी इग्नोर contractions at the same point, यानी वो कंट्रैक्शन हम नहीं लेंगे जो जिनमें x1 आए। दो फील्ड्स एक पॉइंट पे नहीं आने चाहिए, क्योंकि उनके लिए फिर देखेंगे हम कुछ इस तरह की डायग्राम्स बनना शुरू हो जाएंगी, वो फिर इग्नोर कर देंगे। हाँ मैं यही कह रहा हूँ ना कि हम फिर पहले सारी लिखेंगे, इसीलिए तो इसके बाद मैंने लिखा कि वी इग्नोर द कॉन्ट्रैक्शन एट द सेम पॉइंट।
कर सकते हैं वो भी, लेकिन मैं कह रहा हूं कि मैंने पहले जेनेरिक टेक्निक बना ली है। जेनेरिक टेक्निक के लिए यही तरीका होगा ABCD, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जब भी एक पॉइंट पे कॉन्ट्रैक्शन होगी तो वो हम इग्नोर कर देंगे। सर अब ये जीरो हो जाएंगे। ये अगर हम ये लगा देंगे तो ये सारी जो इसमें x1 वाली हैं वो सारी ज़ीरो हो जाएंगी। इसीलिए तो इसके बाद मैं लिख रहा हूं कि वी इग्नोर द कॉन्ट्रैक्शन एट द सेम पॉइंट। शुरू में नहीं मैंने इग्नोर किया, बाद में मैंने कहा कि जब ये करने के बाद आएंगे तो मैं इनको नॉर्मल ऑर्डर जिसमें कॉन्ट्रैक्शन की बात है सिर्फ। अगर ये ज़ीरो होगी तो बाकी भी ख़त्म ही हो जाएंगी ना। इग्नोर का मतलब है उसको सिफर कर रहे हैं आप, ठीक है, उससे थोड़ी सी बात जाएगी, ठीक है। ये एक नहीं, इन प्रिंसिपल कैलकुलेशन कर सकते हैं आप, लेकिन इस तरह की डायग्राम अजीब सी आती हैं, ये कंट्रीब्यूट नहीं करती, ज़ीरो ही हो जाती हैं एंड ऑफ द डे। कोई सवाल? जब अप्लाई करेंगे तो कमाल यहाँ से होगा। यहाँ तक कोई सवाल हो किसी का? अगर समझ आ गई, पहुँच गए ना टाइम ऑर्डर से नॉर्मल ऑर्डर। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या था? टाइम ऑर्डर। राइट हैंड साइड पे कोई टाइम ऑर्डर नज़र आ रहा है? से नॉर्मल ऑर्डर आ रहा है ना। पहली सारी टर्म्स नॉर्मल ऑर्डर, दो नॉर्मल ऑर्डर, फिर कोई भी नॉर्मल ऑर्डर में नहीं होगी। दिस इज नो नंबर, इज अ प्रोपिगेटर। कोई ऑर्डर नहीं है इसका, ये प्रोपिगेटर। आप बस प्रोपिगेटर का आपको याद है हमने क्या कहा था? फर्क नहीं पड़ता x1 x2 को शिफ्ट करें, एक चीज़ इधर से इधर जा रही है, इधर से इधर जा रही है, अगर स्केलर है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। याद है डेल्टा एफ लिखा था, डेल्टा एफ में प्लस और माइनस दोनों वाले पार्ट थे। मैंने कहा था पता नहीं चलता प्लस वाला अधूरा है माइनस वाला अधूरा है, जब दोनों को शामिल करते हैं तो पार्टिकल प्रोपिगेटर बनता है। याद है ना वो चीज़? तो इसमें दोनों चीज़ें मौजूद हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये एक नंबर है, वैक्यूम एक्सपेक्टेशन वैल्यू है, टाइम ऑर्डर प्रोडक्ट ऑफ द टू थिंग्स की, एंड विच इज़ अ प्रोपिगेटर। अभी जब करेंगे तो पता चल जाएगा, अभी जब पूरी कैलकुलेशन करेंगे ना इसकी एप्लीकेशन, आइडिया हो गया कि क्या करना है। फिर एक दफ़ा मैं अगर चाहें तो रिपीट कर सकता हूँ मैं, अगर आप क्या चीज़ रिपीट कर दूँ? सर ये तो समझ आ गई कि किया कैसे है, बट क्यों किया ये बात? क्यों तो वही जुलेखा थी कि उसमें एक इन्फिनिटी बार बार आपको शामिल करनी पड़ती थी। उसी के लिए की थी ना, उसी के लिए की थी कि विक्स थ्योरम ये बताता है कि जो अनवांटेड टर्म्स हैं, जब दो चीज़ों को आप स्विच करते हैं तो ये ऑपरेटर आप इनको स्विच कर नहीं सकते, तो आपको कोई ना कोई चीज़ बीच में रखनी पड़ती थी ना। याद है वहाँ पर h माइनस ई नॉट किया था। इसलिए हमने कहा इन दो चीज़ों को जब आप करेंगे तो साथ में ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि जब आपने इन दोनों को स्विच किया तो एक आना था डेल्टा फंक्शन जिसने इसको ख़त्म करना था, तो आपने हर दफ़ा ये साथ में शामिल किया है। यही विक्स थ्योरम है, हाउ टू गो फ्रॉम टाइम ऑर्डर टू स्कॉलन ऑर्डर या नॉर्मल ऑर्डर। क्लियर है या नहीं? गुड, चलें। अभी जब मैं इसको प्रैक्टिकल केस के लिए करूंगा ना तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि क्या है। जी क्या कह रहे? अगर इग्नोर कर देंगे तो, अगर इग्नोर करेंगे तो चार आएंगी, ए सी के साथ, ए डी के साथ, बी सी के साथ और बी डी के साथ। दो, लेकिन रिपीटेड होंगी तो दो ही बन जाएंगी। एक टर्म ये है कि इसमें ए सी के साथ होगा और बी डी के साथ, एक में ए डी के साथ और बी किसी का, बस बाकी बिल्कुल दो ही बन जाए। एग्जैक्टली सही कह रहे हो। नहीं, एक 5 square at x1 has 2 field, 5 4 at x1 has 4 field at x1। हाँ, mass term has a 5 square at the same point, 5 4 has 4 fields at the same point। अभी आते हैं इस पे। सबसे पहले ना let's do इस एप्लीकेशन, फिर हमें क्लियर होगा। So let's apply this thing। Let's consider a Lagrangian with a term। मैं खास किस्म का इंटरेक्शन Lagrangian लिखता हूँ। Let L is
कोई के इंटरेक्शन लैग्रांजियन लिख लें, इज इक्वल टू हाफ म्यू स्क्वेयर कोई चीज़ है, फाई स्क्वेयर। ये इंटरेक्शन, इस इंटरेक्शन लैग्रांजियन को लेके हम चलेंगे, आप कैलकुलेशन करेंगे। कोई भी हो सकता है इंटरेक्शन लैग्रांजियन, आप खुद डिफाइन करते हैं। अगर मैं जो इंटरेक्शन लैग्रांजियन लिख रहा हूँ वो फाई स्क्वेयर लिख रहा हूँ। फाई स्क्वेयर क्यों लिख रहा हूँ? मुझे पता है फाई को अगर मैं माइनस फाई से रिप्लेस भी करूँ तो ये जो है वो साइन नहीं बदलता अपना। जो लैग्रांजियन हमने लिखा जो आपने लैग्रांजियन लिखा था स्केलर फील्ड का, उसमें एम अगर इसकी जगह लिखते हैं ना म्यू की जगह, तो ये फाई स्क्वेयर बन जाता। बिल्कुल, तो म्यू की वही हैसियत है जो मैथ्स टर्म की है, लेकिन यहाँ पर म्यू कोई कपलिंग है। इंटरेक्शन लैग्रांजियन मैंने लिखा है ना, ये वाला इंटरेक्शन है इसके नीचे। वैसे जब इस तरह की चीजें देखते हैं, फील्ड के यूनिट्स या डायमेंशंस कैसे डिसाइड करते हैं? यार मुझे अच्छा चलें, इनका ना जुनेद का सवाल है कि फील्ड के यूनिट्स कैसे सेट करते हैं। हमें ये बात पता है कि अगर ये लिखा हो ना इंटेग्रल, ये मैं कभी सोच रहा था कोर्स यहाँ ख़त्म करता, लेकिन चलो, d4x होता है एक्शन में और लैग्रांजियन होता है या लैग्रांजियन डेंसिटी होती है, ठीक है ना ये बात। अच्छा, हम कहते हैं कि जी इसको देखते हैं, फ़र्ज़ कीजिए अगर लैग्रांजियन ये है, चलें अब जुनेद ने पूछ ही लिया तो डायमेंशंस कैसे सेट करते हैं ये भी समझ लें, इसको भी बेहतर है कि एक दफ़ा अंडरस्टैंड कर लें। हमें पता है कि हम एक्शन को लिखते हैं इंटेग्रल ऑफ एल d4x, और एक्शन डायमेंशनलेस होता है क्योंकि प्लैंक कांस्टेंट सर वो मास टाइम ओवर एच बार होता है ना, एच बार होता है ना नीचे। मैं कह रहा हूँ कि मुझे वो डी टी जब लिखते हैं तो मैं सिर्फ इस चीज़ के डायमेंशंस देखना चाहता हूँ, क्योंकि जब मैं एक्सपोनेंशियल में आयोटा एस कर दूंगा, एच बार वगैरह इग्नोर कर दूँ, तो ये सारे के सारे डायमेंशंस ख़त्म होने चाहिए थे इसके। अच्छा, अब आप ये देखें कि लैग्रांजियन में सिर्फ एक टर्म देखें, फाई स्क्वेयर्ड वाली। फाई स्क्वेयर वाली लैग्रांजियन की टर्म क्या होती है? एम स्क्वेयर्ड फाई स्क्वेयर्ड d4x। अच्छा, आपको पता है लेंथ एनर्जी का इनवर्स होती है। हम कहते हैं कि जी लेंथ है, उसका इनवर्स मोमेंटम है, h बार c वगैरह को 1 कह दे तो इसका मतलब है इसके यूनिट्स हैं डायमेंशनली, इसके यूनिट्स है 1/e⁴ के। मैस के यूनिट्स क्या हैं? e स्क्वेयर्ड के। इसका मतलब है हर फील्ड के एनर्जी के क्या होने चाहिए? स्केलर फील्ड के e के। इसका मतलब है एवरी स्केलर फील्ड हैज़ अ डायमेंशन 1, मैस डायमेंशंस 1, ये एनर्जी डायमेंशंस 1। एग्जैक्टली। अच्छा, इसको अगर आप काट दें तो ये डायमेंशनलेस बन जाता है। अगर आप अगर आप देखेंगे फर्मियन फील्ड्स के लिए, तो आप देखिएगा उसके लिए टर्म होती है m psi बार psi d4x। क्या बनने चाहिए थे? d4x के डायमेंशंस क्या है? 1/n⁴। इसके क्या बनने चाहिए थे? 3/2 और 3/2 ना। 3/2 + 3/2 becomes 3, दिस becomes 1, 4 बन के कैंसिल हो गए ना। इसका मतलब एवरी फर्मियोनिक फील्ड हैज़ अ डायमेंशन, मैस डायमेंशन 3/2। इस तरह करके डायमेंशन लिखते हैं, एक्शन से डिफाइन कर लेते होते हैं, ठीक है। सर ये म्यू भी अभी मास है। अभी अगर देखा जाए तो अगर डायमेंशन एनालिसिस में देखें तो म्यू की हैसियत वही है जो मैस की हैसियत है। एग्जैक्टली, क्योंकि एक्सपोनेंशियल में e⁴ इंटेग्रल एल डी टी आता है ना। जी, एक्चुअली लिखते तो आप ये है ना e⁴ s/h बार। तो अगर h बार 1 है तो s को डायमेंशनलेस होना चाहिए था, तो वही मैंने कहा था कि s डायमेंशनलेस है, ठीक है ना। ठीक है, तो ये ऐसे डायमेंशन सेट होते हैं। क्लियर हो गया जुनेद? चलिए गुड। जुनेद हमें कहीं और ले गए थे। हमें लैग्रांजियन नहीं चाहिए, हमें तो हैमिल्टोनियन चाहिए ना। और हमें पता है हैमिल्टोनियन इंटरेक्शन अगर हैमिल्टोनियन में निकालना चाहूँ तो वो किसके बराबर होता है? पाई फाई डॉट माइनस इंटरेक्शन लैग्रांजियन। इसमें को फाई डॉट मौजूद है? नहीं है ना, तो किसके बराबर आ गया ये? क्यों? फाई डॉट तो है ही नहीं ना, ये तो फाई का फंक्शन ही नहीं ना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इंटरेक्शन हैमिल्टोनियन बिकम्स -½ सिर्फ माइनस का फर्क पड़ा है, म्यू स्क्वेयर्ड फाई स्क्वेयर्ड। क्या चीज़? अच्छा, मैंने कहा इस हैमिल्टोनियन में फाई डॉट नहीं है ना। फाई डॉट नहीं है तो फाई डॉट वाली टर्म क्या हो जाएगी? 0 ना। फाई डॉट है ही नहीं ना, ठीक है ना। साइक्लिक वाला यूज करना। हाँ, तो मुझे और मुश्किल में लेके जा। सर वो तो
हर वो वेरिएबल जो लैग्रांजियन में मौजूद नहीं होता वो साइक्लिक होता है। हाँ खैर, लेकिन इस लैग्रांजियन में कोई टाइम डेरिवेटिव वाली टर्म नहीं, मैं और आसान क्यों ना करूँ, इस लैग्रांजियन में कोई टाइम डेरिवेटिव वाली टर्म नहीं, इसलिए ज़ीरो है ये। जुनैद ने जो अप्रोच यूज़ की वो टिपिकल एक साइंस के बंदे की अप्रोच है कि नहीं भाई अब प्रॉपर यूज़ करें साइक्लिक कोऑर्डिनेट। अच्छा चलें, एनीवेज सबसे पहली बात है, आपने डायसन फार्मूला लिखा था, याद है ना आपको? डायसन फार्मूला में आपने nth ऑर्डर पे लिखा था। वो क्या था? आपने स्कैटरिंग मैट्रिक्स निकाला था S ऑफ n इज इक्वल टू माइनस आयोटा टू द पावर n ओवर n फैक्टोरियल d4x1 अप टू सो ऑन d4xn, यही था ना? और अंदर क्या चीज़ थी? टाइम ऑर्डर्ड प्रोडक्ट ऑफ HIX1 अप टू सो ऑन HIXN। ऐसे निकाला था ना आपने, SN को लिखा था ना, और आपने कहा था कि हम एक काम ये करेंगे, हम जो चीज़ आज कैलकुलेट करने जा रहे हैं ना, उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि हम कैलकुलेट करेंगे एक पार्टिकल से एक पार्टिकल की इंटरेक्शन, यानी इनिशियल स्टेट में भी एक पार्टिकल है, फाइनल स्टेट में भी एक ही पार्टिकल है। सो वी कैन कंसिडर वन पार्टिकल टू वन पार्टिकल स्कैटरिंग। इसमें F और I भी थे मेरे ख्याल, हम SFI जब लिखते थे, FI लिखते थे ना जब इसी में, तो इधर F लिख देते थे, इधर I लिखते थे। तो मैं बाद में आऊँगा इसके ऊपर। लेट मी डू इट फॉर एट सेकेंड ऑर्डर। लेट्स कैलकुलेट। हमारा गोल ये है कि अगर यही चीज़ सेकेंड ऑर्डर पे होती तो क्या हो जाती? माइनस आयोटा का स्क्वेयर्ड ओवर 2 फैक्टोरियल। ये सारे फैक्टर देखिएगा कितने खूबसूरती से कैंसिल होंगे। d4x1 अप टू, सॉरी ना अप टू सो ऑन क्यों रह गया? 2 ही रह गए ना, d4x2 टाइम ऑर्डर हैमिल्टोनियन ऑफ HIX1 HIX2। ये आपने S लिख लिया। ये स्कैटरिंग मैट्रिक्स, अभी मैट्रिक्स एलिमेंट नहीं है। मैट्रिक्स एलिमेंट उस वक्त होगा जब इसको फाइनल और इनिशियल स्टेट के दरमियान में घुसेड़ेंगे तो। अच्छा यहां क्या बन गया फिर अब आपके पास? ये किसके बराबर है? सो दिस इज इक्वल टू माइनस आयोटा का स्क्वेयर्ड ओवर 2 फैक्टोरियल। पहले मैं थोड़ा सा जो सैफ कह रहे थे ना उस बात का जवाब दे दूँ। d4x1 d4x2। अच्छा हैमिल्टोनियन की वैल्यू क्या है? -1/2 म्यू स्क्वेयर्ड का स्क्वेयर्ड आ गया ना, ठीक है ना? सही लिख दिया ना मैंने? एक इससे आया और एक इससे आया। अंदर क्या बन गया? टाइम ऑर्डर्ड प्रोडक्ट ऑफ 5 स्क्वेयर्ड x1 5 स्क्वेयर्ड x2। देखो ये सिर्फ वही बन गया, A और B दोनों 5 हो गए हैं, है ना? तो अगर आपने जो थोड़ी देर पहले कॉन्ट्रैक्शन लिखी थी उसमें A B C D सारे 5 के बराबर हैं और 2x1 पे हैं और 2x2 पे हैं। देखें ना? अच्छा मैं 5 स्क्वायर इसको ऐसे नहीं लिख सकता। आप देखें ज़रा, आप ऐसे कितने लोग मेरे साथ एग्री करते हैं कि इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ताकि आपको देखी वाली चीज़ लग जाए। 5 स्क्वेयर्ड x1 5 स्क्वेयर्ड x2। ओह सॉरी, ये है T ऑफ 5x1 5x1 ठीक है? कैसे खोलूं इस टाइम ऑर्डर प्रोडक्ट को? कौन बताएगा? हैं? अच्छा आप कह रहे हैं कि मैं कॉन्ट्रैक्शन एट सेम पॉइंट्स जो हैं वो शुरू से ही इग्नोर करके चलूं। ओके सो लेट मी डू इट। सो दिस थिंग इज इक्वल टू, अच्छा मैं यहां लिख लूं इक्वल साइन ताकि थोड़ा सा बोर्ड बच जाए। मैं क्या करूंगा? ये वाला इसके साथ, बाकी दो कॉन्ट्रैक्टेड। 5x1 5x2 नॉर्मल ऑर्डर और दो जो है वो
कॉन्ट्रैक्टेड हो गए। प्लस अब ये वाला इसके साथ फ़र्क कोई नहीं है, लेकिन मैं वैसे ही लिख रहा हूं ताकि आपको पता चल जाए कि मैंने कई टर्म्स ली हैं। आगे क्या बन गई? यही चीज़ बन गई ना, 5x1 5x2 इसकी कॉन्ट्रैक्शन। और कौन सी टर्म बची है? ये वाली इसके साथ, ठीक है ना, प्लस अच्छा, जब मैं इनको लैटेक्स में टाइप करता था ना तो मुझे बड़ी आसानी होती थी। मैंने कलर्स डिफरेंट कर लिए थे फील्ड्स के, ताकि मुझे पता चल जाए कौन सा किसके साथ है। किसी को ग्रीन कह लिया, किसी को मैजेंटा कह लिया। अब मैंने क्या किया, इन दो को कॉन्ट्रैक्ट किया, इस और इसको नॉर्मल ऑर्डर किया, और बाकी दो को कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। 5x1 5x2 ये कॉन्ट्रैक्शन होगी। अगली टर्म कौन सी होगी? प्लस अगली ये इसके साथ, वो इलादा बातें हैं सारी एक ही जैसी ना, लेकिन खैर है कोई बात, ताकि पता तो चले ना, 4 लिखी हैं हमने मेहनत करके। 5x1 5x2 ओ वो भी लिखनी है। ओ सॉरी, मैं लिखी नहीं है, वो बिल्कुल लिखनी है अभी। थैंक यू, वो छोड़ दिया मैंने, जगह छोड़ दी इधर लिख। सो इनटू, बिल्कुल जुनैद सही कह रहे हो, 5x1 5x2 इसका नॉर्मल ऑर्डर। दिस थिंग इज इक्वल टू सारी टर्म्स पहली जो थी वो जो जुनैद कह रहे हैं जो हमने छोड़ दी है, काम बात खत्म नहीं हुई अभी। प्लस सारों के ऊपर कॉन्ट्रैक्शन, ये कॉन्ट्रैक्शन डाल दें, प्लस मैं नहीं लिखूंगा, ऑल टर्म्स कॉन्ट्रैक्टेड, आप खुद लिख लेंगे ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करें, इसको इसके साथ करेंगे, इसको इसके साथ करेंगे, 2 ही बच जाएंगी कि 4 बचेंगी? कितनी बचेंगी? 2 दफ़ा 2 बचेंगी। प्लस चलिए जाके लिखिएगा, प्लस ऑल टर्म्स, कोई मुश्किल काम नहीं है यार लिखना, कल मैं लिख दूंगा, आपको फिक्र ना करें। आप जाके थोड़ा सा सोचें क्या करना पड़ेगा। अब आपको ये इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये इसके साथ हो जाएगा, प्लस ये इसके साथ हो जाएगा, और ये और तो कुछ नहीं बचेगा, 2 ही टर्म्स बनेगी। ठीक है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि इसमें से रेलेवेंट टर्म्स कौन सी है? रेलेवेंट टर्म आपको ये बताएगी कि आपने किस ऑर्डर की टर्म्स लेनी है, वो आपको आपका प्रोसेस बताएगा। मसलन अगर मैं लेट्स कंसीडर 1 to 1 पार्टिकल। अजीब सी बात है, हाइपोथेटिकल सी चीज़ है, लेकिन खैर है। एक पार्टिकल इनिशियल स्टेट में है, एक पार्टिकल फाइनल स्टेट में है, जिसको आपने ख़त्म करना है। ख़त्म करने से मैं क्यों मुराद ले रहा हूँ, सॉल्व करने मैट्रिक्स एलिमेंट में। एक पार्टिकल पैदा हुआ और आपने उसको ऑब्जर्व कर लिया, ठीक है। तो आपने वैक्यूम से कोई चीज़ पैदा की थी और कहीं पे जाके उसको ऑब्जर्व किया, कहीं से निकाला था तो कहीं पे जाके उसे वापस ख़त्म किया था। मैं सिर्फ ये करूँगा जिसमें इनिशियल स्टेट में भी एक पार्टिकल है, फाइनल स्टेट में भी एक पार्टिकल है। इन सारी टर्म्स में से रेलेवेंट टर्म कौन सी होगी, ये डिटरमिन करना है ना, कि कौन सी टर्म ऐसी होगी इस लैग्रांजियन में, इस पूरे के पूरे में जो रेलेवेंट होगी। आप में से मुझे को बताएगा इसमें कितने ए और ए डैगर आ रहे हैं? 5 में क्या चीज़ है? ए और ए डैगर है। इसमें क्या है? ए और ए डैगर है। इसमें क्या है? और इसमें क्या है? इसका मतलब है इसके अंदर 4 ए आ सकते हैं, 3 ए और 1 ए डैगर आ सकता है, 2 ए डैगर आ सकते हैं, 3 ए डैगर, 1 ए और 4 ए डैगर, और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है ना।
लेकिन मसला एक ए होता तो पार्टिकल को इनिशियल स्टेट में ख़त्म कर देता, एक ए डैगर होता तो फाइनल स्टेट में पार्टिकल को ख़त्म कर देता। बाकी इतने ज़्यादा ऑपरेटर्स मैंने क्या करने हैं, बाकी तो मेरे रेलेवेंट ही नहीं है। क्यों मैं कह रहा हूँ, वरना ये सीरीज़ खोल के देख लेना, छोड़े पर क्यों लंबे चौड़े कामों में पढ़ते हैं। इस सीरीज़ को खोल लें, a प्लस ए डैगर टू द पावर 4, तो क्या आएगा ये a टू द पावर 4 प्लस 4 a क्यूब। हालांकि मैं अजीब सा काम कर रहा हूँ लेकिन नॉर्मल ऑर्डर में है तो खैर है, प्लस अगली की टर्म क्या होगी, साथ में क्या आएगा 4c2 यही होगा ना, तो क्या होता है यहाँ पर 6 आता है, इधर दरमियान में 10 आता है। चलो यार जो भी आता है ए स्क्वेड ए डैगर स्क्वेयर प्लस ए डैगर क्यूब प्लस ए डैगर टू द पावर 4, यही चीज़ आएगी ना, यही चीज़ बनती है ना। इसका मतलब ये है कि ये इनिशियल स्टेट से चारों पार्टिकल ख़त्म कर देगा, ये इनिशियल स्टेट से 3 पार्टिकल ख़त्म करेगा, फाइनल में एक ख़त्म करेगा, एक पैदा करेगा, जो भी कह लें आप। ये 2 ख़त्म करेगा, 2 ही पैदा करेगा, या इनिशियल स्टेट से 2 ख़त्म करेगा और 2 फाइनल से ख़त्म करेगा। ये क्या करेगा 3। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो एक पार्टिकल को ख़त्म करे और एक ही को पैदा करे, या एक स्टेट को इनिशियल में ख़त्म करे और एक को फाइनल में ख़त्म करे। इनिशियल में ख़त्म अगर कोई टर्म होती ए और ए डैगर तो क्या करती, ए जो है फाइनल से पार्टिकल को ख़त्म कर देता है, ए डैगर इनिशियल से। इसका मतलब आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो टर्म चाहिए थी वो ए डैगर या ए डैगर ए वाली चाहिए थी, और तो कोई नहीं चाहिए थी ना। इसका मतलब है 1 पार्टिकल टू 1 पार्टिकल स्कैटरिंग में ये टर्म रेलिवेंट नहीं है। तो कौन सी रेलिवेंट टर्म है, कौन बताएगा फिर आप, कौन सी रेलिवेंट टर्म है? मजीद बेहतर तरीके से बता देता हूं, ठहर जाए, एक और तरीके से लिख देता हूं आपकी सहूलत के लिए। इसी चीज को मैं फिर एम्फसाइज करता हूं। आपके पास इनिशियल स्टेट में एक पार्टिकल है, लेट्स से ए डैगर ऑफ के अगर वैक्यूम पे लगता तो एक पार्टिकल पैदा करता जिसका मोमेंटम के, ये आपके पास एक इनिशियल स्टेट में चीज़ है। एक आपके पास फाइनल स्टेट में है, यानी अगर इस पे मैं ए लगाता तो ये ज़ीरो कर देता ना इसको। क्यों? ए डैगर अगर पैदा कर रहा है तो ए उसको वापस ख़त्म कर देगा। फाइनल स्टेट में आपके पास क्या है, फाइनल स्टेट में आपके पास ये चीज़ है, क्योंकि ये जो है एक फाइनल स्टेट में एक पार्टिकल ख़त्म पैदा करता है, ए जो है इसी का कैट है ना। इसका मतलब अगर एक चीज़ एक पैदा करती है, आपको क्या करना है, ऐसा ऑपरेटर लेना है जो इनिशियल स्टेट से एक पार्टिकल को ख़त्म कर दे, फाइनल स्टेट से भी एक पार्टिकल को ख़त्म कर दे। इस चीज़ पे दोबारा मैं एक और तरीके से आपको बताता हूँ। यहाँ पर कोई ऐसी टर्म नहीं थी, चारों ख़त्म कर रही थी, था एक, बाकी 3 का क्या करे। यहाँ पर 3 थे, यहाँ पर 2 थे, यहाँ पर कोई रेलेवेंस नहीं थी यहाँ पर। इसको देखने का एक और भी अंदाज है, और वो अंदाज ये है, आपको पता है ना फाई क्या है, आपको याद है फाई क्या है? फाई के पास 2 पार्ट हैं, आपको याद है ना। एक है पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी पार्ट और एक है नेगेटिव फ्रीक्वेंसी पार्ट। नेगेटिव फ्रीक्वेंसी पार्ट में क्या था, ए डैगर ऑफ के था। पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी पार्ट में क्या था, ए ऑफ के था, साथ में ई टू द पावर आयोटा के एक्स, वो बाद में लिखूंगा मैं। इसका मतलब है आपको इनिशियल स्टेट में अगर किसी पार्टिकल को मारना है तो किसी तरीके से राइट पे फाई प्लस होना चाहिए, सिर्फ एक, ठीक है ना। और अगर किसी को फाइनल स्टेट में मारना है तो फाइनल स्टेट में एक होना चाहिए फाई प्लस, यही बात, फाई माइनस, सॉरी, फाई माइनस होना चाहिए फाइनल स्टेट में पार्टिकल को ख़त्म करने के लिए, और फाई प्लस होना चाहिए इनिशियल स्टेट में पार्टिकल को ख़त्म करने के लिए। अब आप मुझे बताएं, जिसमें 4 फाई माइनस होंगे वो तो 4 इनिशियल स्टेट में फाइनल स्टेट से ख़त्म करेगा, आपको तो सिर्फ एक ख़त्म करना है। तो आपको ऐसा कॉम्बिनेशन चाहिए जिसमें एक फाई प्लस हो और एक फाई माइनस हो, बाकी कोई भी नहीं चाहिए।
कश्मीर की किसी यूनिवर्सिटी से, तो जान है। सॉरी, कुछ आइडिया हुआ, क्लियर हुआ या नहीं हुआ, क्लियर या नहीं? अब आप मुझे बताएं इस कॉन्ट्रैक्शन में कौन सी टर्म रेलिवेंट है, कौन सी है इनमें से, जिसमें एक फाई हो यार और एक फाई डैगर हो, एक ए हो और एक ए डैगर हो, सॉरी। अच्छा चलो ठीक है, सही है। तो अभी तक आपको नहीं समझ आई कि रेलिवेंट टर्म कैसे देखनी है। मैं वंस अगेन आपसे कह रहा हूं, नॉर्मल ऑर्डर में देखेंगे, बिल्कुल सिर्फ ये सब में एक टर्म तो ऐसी होगी जिसमें ए और ए डैगर होगा। हर वो चीज जिसमें एक से ज्यादा होंगी वो टर्म जीरो जवाब देगी, क्योंकि एक दफा एनहीलेट कर देगी, दोबारा एनहीलेट करने के लिए कुछ रह नहीं जाएगा, वैक्यूम आ जाएगा, तो जवाब क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा ना। अच्छा चलो, नहीं सबसे पहले तो बताएं रेलेवेंट टर्म कौन सी हो सकती है। ये हो सकती थी, ये वाली जिसमें चारों नॉर्मल ऑर्डर में थे, ये हो सकती थी। सर ये भी नहीं हो सकती क्योंकि इसका प्रोडक्ट। अच्छा हैं, हाँ सर इसमें तीन तीन बन रहे होंगे, मतलब तीन तीन बन रहे होंगे। अच्छा फिर सोच लो किस में तीन तीन बन रहे होंगे। पता नहीं, शायद मुझे सही नहीं समझ आ रही, बट मुझे ऐसा लग रहा है ये जो नॉर्मल वाली है, नॉर्मल देखनी से देखे, टर्म्स नॉर्मल ऑर्डर से ही खत्म होती हैं। नॉर्मल ऑर्डर ही तो वैक्यूम से चीजों को एनहीलेट करता था, बाकी तो कोई चीज नहीं करती थी ना। ये तो एक नंबर है ना भाई, प्रोपेगेटर इज अ नंबर। सर इसमें भी तीन बनेगी ना, एक में दो ए होंगे, एक में दो ए डैगर होंगे और एक ए और एक ए डैगर होगा। अच्छा चले ठीक है, आपका ये जोम भी खत्म कर देते हैं। लेट्स लुक एट दिस टर्म, वन ऑफ दीज टर्म। सो पहली तो बात है ये चारों टर्म सेम है, तो इसका मतलब है लेट्स लुक एट दिस टर्म। सो देर आर four terms of the type phi x1 phi x2 और एक प्रोपेगेटर इज अ नंबर, इसकी मुझे कोई टेंशन ही नहीं है। ऐसी चार टर्म है। लेट्स लुक एट दिस टर्म। मैं सारी वो टर्म्स छोड़ दूंगा जिनमें दो ए स्क्वायर्स आएंगे और दो ए डैगर स्क्वायर आएंगे। क्यों? मुझे तो एक पार्टिकल खत्म करना है और एक रखना है। ठीक है, तो चले देख लेते हैं। अगर इस टर्म को मैं सैंडविच करूं 1 to 1 पार्टिकल स्टेट में, अगर मैं ये कैलकुलेट करूं S2 इन फॉर 1 to 1 पार्टिकल Fi मैट्रिक्स एलिमेंट अब मैं लिखूंगा, तो ये क्या बन जाएगा? वो क्या मिटा ही दिया यार, वो तो क्या था, चले मैं याद करता हूं। माइनस आयोटा का स्क्वेयर्ड ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू d4x1 d4x2 माइनस 1 ओवर 2 म्यू स्क्वेयर्ड का स्क्वेयर्ड इंटू 4 टाइम्स, मैं कह रहा हूं फाइनल स्टेट में एक पार्टिकल है जिसका मोमेंटम k प्राइम है। ठीक है, इनिशियल स्टेट और अंदर क्या चीज है? फाई x1 फाई x2 और इनिशियल स्टेट में एक पार्टिकल है जिसका मोमेंटम k1 है। एक छोटी सी बात आप याद रखिए, सिंपल सी बात, फाई माइनस या फाई प्लस अगर किसी स्टेट k पे लगता है ना, तो ये इसे वैक्यूम बना देता है। क्यों? एक पार्टिकल है फाई प्लस में, a माइनस a है, a जो है वो पार्टिकल्स को एनहीलेट करता है। अगर यहां पर कोई चीज है k और यहां पर लिखा हुआ है फाई माइनस, तो ये इसको खत्म कर देता है। अब मैंने आपको सब कुछ बता दिया यार, लिख के सारा कुछ बता दिया अब आपको मैंने। फाई माइनस में क्या चीज है? फाई माइनस में a डैगर है और फाई प्लस में a है। अब आप ये देखें, इस टर्म को देखें, लेट्स लुक एट दिस टर्म k प्राइम, यू हैव अ नॉर्मल ऑर्डर किसका? फाई प्लस x1 प्लस फाई माइनस
x1, ये इसके करस्पॉन्डिंग हो गया। 5 प्लस x2 प्लस ये क्यों नहीं हो सकता था, ये मैंने आपको बता दिया। इसमें 4 5 होंगे, 3 होंगे, 2 होंगे, 5 माइनस 1 होगा। जबकि 5 प्लस जब इस पे लगता है, 5 प्लस जब इस पे लगता है तो ख़त्म करता है, क्योंकि इसमें एनहिलेशन ऑपरेटर है। जबकि 5 माइनस जब इस पे लगता है तो इसमें एक ए डैगर है जो इसको एनहिलेट करता है। कितनी टर्म्स बन गई, कितनी टर्म्स बन गई? सो दिस इज इक्वल टू के, नॉर्मल ऑर्डर में कितनी टर्म्स बनी? 5 प्लस x1, 5 प्लस x2, ये इसके साथ, प्लस 5 प्लस x1, 5 माइनस x2, प्लस 5 माइनस x1, 5 प्लस x2, ठीक लिखी है ना मैंने ये, प्लस 5 माइनस x1 और 5 माइनस x2, बिल्कुल ठीक है, मिटा लेते नहीं है, और 5 माइनस x2 एक्टेड अपॉन के, यहाँ के प्राइम है। ओके, थैंक यू। अब आप बताएं, ये टर्म एग्जिस्ट करेगी? क्यों नहीं करेगी? इसमें 2 एज हैं, जबकि एक दफा इस ए ने वैक्यूम पे लगा दिया, दोबारा जब लगेगा तो क्या करेगा? रिमेंबर 5 प्लस स्क्वेयर्ड, 5 प्लस x1, 5 प्लस x2, जब किसी 1 पार्टिकल स्टेट पे लगेगा तो 0 दे देगा। क्यों? ये इसको पहले एनहिलेट कर चुका होगा, बाद में कुछ बचेगा ही नहीं जब वैक्यूम को, तो ये खा जाएगा। सिमिलरली इसी का कॉन्जुगेट अगर होगा के प्राइम 5 माइनस x1, 5 माइनस x2, ये भी 0 होगा। बाकी कौन सी टर्म बच गई हैं? 2 ही बच गई हैं, एक में 5 माइनस है और एक में 5 प्लस है, लेकिन अभी तक नॉर्मल ऑर्डर नहीं है। ये नॉर्मल ऑर्डर क्या होगा? जिसमें सारे के सारे क्रिएशन ऑपरेटर बाईं तरफ आएंगे, बिल्कुल अजर, और एनहिलेशन ऑपरेटर सारे दाईं तरफ आएंगे। यही बात है ना? तो कौन सी टर्म बच जाएगी फिर? कैसे लिखूं इसको मैं? इसका मतलब दिस इज इक्वल टू के प्राइम। देखिए अब मैं इसको कैसे लिखूंगा, नॉर्मल ऑर्डर अब लिखूंगा मैं। इसका मतलब है ये टर्म भी एग्जिस्ट नहीं करेगी, ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। सिर्फ और सिर्फ कितनी टर्म्स एग्जिस्ट करेंगी? 2। वो कौन कौन सी हैं? लेकिन 5 माइनस में क्या चीज़ है? एग्जैक्टली, शाबाश। जब नॉर्मल ऑर्डर ख़त्म करेंगे, वेरी वेरी वेल डन। 5 माइनस x2, 5 प्लस x1, है ना? प्लस ऐसी ही टर्म है, सिर्फ और सिर्फ फ़र्क इतना है कि x1 और x2 आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं। यही बात है ना भाई? बेशक देख लें इसमें क्या हो रहा है। 5 माइनस x1, 5 प्लस x2, इसी में अगर x1 और x2 के इंटरचेंज कर दें तो दूसरी टर्म नहीं बन जाती। शाबाश, कमाल कर दिया आप लोगों ने, वेरी गुड। समझ आई कैसे रेलिवेंट टर्म्स लिखी जाती हैं? अब जितनी ज़्यादा वाली थी ना वो तो ख़त्म होगी ना, एक दफ़ा एनहिलेट किया, दूसरी दफ़ा कुछ एनहिलेट करने के लिए रह ही नहीं गया। पहले मैंने आपको वही चीज़ जेनेरिकली समझाने की कोशिश की, बाद में एक स्टेट पे लगा के समझाया कि कैसे है। अच्छा चलो, ठीक है, ठीक है भाई। अच्छा चलो, अब आप मुझे बताएं, अब थोड़ा सा ना इसको सॉल्व करना है कि इसको कैसे सॉल्व करें। कोई आप में से मेरी हेल्प कर सकते हैं इनको सॉल्व करने में? हाँ, वो तो बाहर पड़ी हुई है ना, नहीं लिखना है ना, और यहाँ नहीं लिखी। जुनेद यार सही कह रहे हो, वो नहीं लिखी हमने। वो एक्चुअली ये अभी सॉल्व उसके एक पार्ट को कर रहे हैं ना, मैंने एंड पे उसको ले ही आना था ना। अभी तक तो मैं सिर्फ इस पार्ट को सॉल्व कर रहा हूँ। वो लिखनी चाहिए थी, बिल्कुल सही कह रहे हो, सॉरी, बिल्कुल ठीक कह रहे हो जुनेद।
अच्छा भाई, अब आप मुझे लिखवा सकते हैं, मैं किसी एक टर्म को सॉल्व करूंगा, दूसरी को उसी में ही इनकॉर्पोरेट कर लूंगा, बाद में x1 goes to x2. लेट्स सॉल्व दिस टर्म. सो लेट्स सॉल्व k प्राइम phi minus of x2 phi plus of x1 and k प्लस x1 goes to x2, उसी में कर लेंगे जो जवाब आएगा. कैसे सॉल्व करूं जी? क्या इसकी जगह मैं लिख सकता हूं 0 और a ऑफ k प्राइम? क्यों भाई? मैं यहां पे हूं ना, इधर तो क्या करेगा, इधर क्रिएट करेगा. हाँ, शाबाश. फाइव माइनस की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, डी क्यूब पी प्राइम टिल्डा. ठीक है, 5 माइनस में मैं क्या कह रहा हूं, ई टू द पावर आयोटा पी प्राइम डॉट x2 ए डैगर ऑफ, नहीं 5 माइनस में ए था, ए ऑफ पी प्राइम. ठीक लिखा है मैंने? ठीक लिखा है ना? 5 माइनस में ही था ना, माइनस वाले में यहां प्लस साइन होता था. और दूसरा क्या बनेगा, दूसरे को ये कर लेते हैं, डी क्यूब पी टिल्डा ई टू द पावर माइनस आयोटा पी डॉट x1, और यहां लिख लेते हैं ए डैगर ऑफ पी वेक्टर. ये मैंने 5 प्लस की वैल्यू पुट की और x1 रखा यहाँ, और इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, k की जगह ए डैगर ऑफ k एक्टेड अपॉन. अब मैं नॉर्मल ऑर्डर कर चुका हूँ, काश एक नॉर्मल ऑर्डर और होता जिसकी वजह से मैं इनको स्विच कर सकता, लेकिन मैं नहीं कर सकता, मेरी मजबूरी है ना. मैंने कुछ गलत नहीं कर दिया. ओ माइनस में डैगर है और प्लस में अनडैगर था, ये गलत कर दिया था, ये मुझसे गलत हो गया था, है ना. माइनस में डैगर था ना, प्लस में अनडैगर था ना. अच्छा, मैं अब क्या करूंगा, ये तो सारे तो इंटीग्रेशंस तो नंबर है ना, इनका तो स्टेट से कोई लेना देना नहीं ना, तो इसका मतलब है इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, दिस इज इक्वल टू इंटेग्रल d3p प्राइम टिल्डा d3p टिल्डा ई टू द पावर माइनस आयोटा p प्राइम डॉट x2 ई टू द पावर आयोटा p डॉट x1. मैं थोड़ा सा इसको साफ करके लिख लेता हूँ. 0 पहले एक दफ़ा a ऑफ k प्राइम ए डैगर ऑफ p प्राइम ए ऑफ p ए डैगर ऑफ वैसे मज़ा आ जाए अगर मैं इन दो को भी स्विच कर दूँ, इनको भी स्विच कर दूँ, कर सकता हूँ ना मैं. सिर्फ इसी टर्म को देखें, अब ये तो साथ में उसी तरह आता रहेगा ना, ये वाली चीज़ तो उसी तरह आती रहेगी. आप में से कितने लोग मेरे साथ एग्री करते हैं कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, दिस इज ए डैगर ऑफ पी प्राइम ए ऑफ के 2 पाई क्यूब लिखते हैं या नहीं लिखते साथ में डेल्टा फंक्शन के, मुझे अब याद नहीं है. मेरे ख्याल है यहाँ पर हम 2 पाई क्यूब नहीं लिखते होते थे, प्लस उसमें नहीं लिखा ना, है ना. हाँ चले, अगर नहीं लिखा तो ये मैंने लिख लिया इसकी जगह. कितने लोग एग्री करते हैं कि ठीक लिखा है? स्विच किया और कम्यूटेशन के लिए बिल्कुल सही बात है. इसके लिए लिखा सकते हैं, क्या होगा इन दो, इसके लिए ए डैगर ऑफ के ए ऑफ पी प्लस डेल्टा क्यूब ऑफ के माइनस पी एक्टेड अपॉन. बस फील्ड थ्योरी की कैलकुलेशन मुश्किल नहीं है, बस ये कि करते जाएं आप, कुछ ना कुछ जवाब निकल ही आएगा, कोई ना कोई चीज़ निकल आएगी. अच्छा, अब सीधी सी बात है, ये इसको ख़त्म कर देगा और ये इसको ख़त्म कर देगा. इसका मतलब है ये टर्म और ये टर्म मैं दोनों छोड़ दूंगा, क्योंकि मुझे पता है ये जवाब 0 देंगी. ए ऑफ पी मैंने कहा था कि ए ऑफ पी जो है ये जब वैक्यूम पैक्ट करेगा 0 देगा. सिमिलरली
ए डैगर ऑफ पी प्राइम जब इस पे एक्ट करेगा, क्या बच गया बीच में आपके पास? सिर्फ डेल्टा फंक्शन बच गया, 2 डेल्टा बच गए ना, ये वाली टर्म इसके साथ। देखें कितनी खूबसूरत चीज़ आ गई है। कल मैं इसी को इतने आसान ज़बान में लिख दूंगा कि अच्छा ये आपने याद रखना है कि क्या लिखा हुआ है। मैं मिटा रहा हूँ ये। क्या मिटाएं, क्या सजेशन आपकी? ये मिटा दूं ऊपर वाला? हाँ ये भी सही कह रहे हो सर, ये x1 गोज टू x2 याद रखना है बस। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू, सही मशवरा दिया आपने। तो आंसर क्या आ गया? इंटेग्रल d3p प्राइम टिल्डा d3p टिल्डा e टू द पावर माइनस आयोटा p डॉट x2 p प्राइम डॉट x2 प्लस आयोटा p डॉट x2। दो एक्सपोनेंशियल लिखने के बजाय एक ही में दोनों एक्सपोनेंट से ऐड कर लेते हैं। और क्या बन गया ये? डेल्टा क्यूब ऑफ p प्राइम माइनस k प्राइम और डेल्टा क्यूब ऑफ p माइनस k। नहीं ना, p प्राइम माइनस k प्राइम p माइनस k या k माइनस p एक। हाँ हाँ चलो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डेल्टा फंक्शन जो है ना वो इवन है ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका मतलब है मैंने ये पढ़ा हुआ है कि अगर किसी के 3 मोमेंटास बराबर हों, सेम मास पार्टिकल हों, तो उनके 4 मोमेंटास बराबर हो जाते हैं। इसका मतलब मैं p प्राइम की डिफरेंट ख़त्म करूंगा इंटीग्रेशन तो उसकी जगह k प्राइम लिख दूंगा, और p की इंटीग्रेशन ख़त्म करूंगा तो उसकी जगह k लिख दूंगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1/2 पाई क्यूब, क्योंकि 2 पाई क्यूब स्क्वायर रूट 2 पाई क्यूब स्क्वायर रूट दोनों के पास है। एक काम करता हूँ चलिए, 1/2 पाई 3/2 अंडर रूट 2k0 1/2 पाई टू द पावर 3/2 अंडर रूट 2k0 प्राइम। मैंने नहीं ख़त्म किया, दोनों को रहने दिए। यहाँ पर क्या बन गया? e टू द पावर माइनस आयोटा k प्राइम डॉट x2 प्लस k डॉट, क्यों? क्योंकि जब 3 मोमेंटास बराबर थे तो 4 मोमेंटास भी बराबर हो गए थे। एक टर्म रहती है अभी साथ में, वो कौन सी थी? x1 गोज टू x2 वाली, याद है ना? ऐसी ही एक टर्म और भी थी जिसमें x1 गोज टू x2 था। अब अगर मैं वो भी शामिल कर दूं तो क्या टर्म बन जाएगी? ये चीज़ बाहर आ जाएगी, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस e टू द पावर आयोटा माइनस आयोटा k प्राइम डॉट x1 प्लस आयोटा k डॉट x2। ये मैंने किस तरह लिख दी है? ये मैंने वो टर्म लिखी है जिसमें k1 और k2 दोनों आपस में बराबर थे, सॉरी जिसमें x1 गोज टू, सॉरी गलत कह दिया। ये वहाँ से आई है जो मैंने लिखी थी x1 इज इंटरचेंज विद। इस इंटरचेंज का मतलब है जहाँ x1 है वहाँ x2 लिख दें, और जहाँ पर x2 है वहाँ पर x1। याद नहीं? यहाँ पर मैंने मिटाई थी जिसमें लिखा था x1 गोज टू x2 वाली। अब आपको कुछ अफाका हुआ, कुछ ठीक है जुनैद, कोई गलती तो नहीं की? अच्छा, अब वापस मैं डालता हूँ चीज़ों को जहाँ से शुरू किया था हमने। वी आर क्लोज नाउ। बड़ी खूबसूरत जगह पे हम ले जाके इसको कोशिश करेंगे ख़त्म करें। मैंने वैसे भी 10 मिनट लेट शुरू किया था साइन करने के चक्रों में ना। तो इस तरह करते हैं ये खैर SFi2 किसके बराबर है? माइनस आयोटा का स्क्वेर्ड ओवर 2 फैक्टोरियल d4x1 d4x2 4 इंटू माइनस 1 ओवर 2 म्यू स्क्वेर्ड। अभी तक मैं कैंसिल नहीं कर रहा फैक्टर्स को, एंड पे करूंगा।
टाइम्स क्या बन गया 1/2 पाई टू द पावर 3/2 2k0 1/2 पाई टू द पावर 3/2 2k0 प्राइम इनटू ये सारी चीज़ e टू द पावर माइनस आयोटा। अच्छा मैं फिर एक काम करूँगा, x1 गोज़ टू x2 लिख लूँगा। चल आयोटा k प्राइम डॉट x2 प्लस k डॉट x1 प्लस e टू द पावर माइनस आयोटा k प्राइम डॉट x1 प्लस आयोटा k डॉट x2 इनटू प्रोपेगेटर अभी रहता है ना, ये वाला जो मैं भूल गया था, जिनेद ने कहा था प्रोपेगेटर किधर गया, तो उसकी जगह क्या लिख सकता हूं, लेट्स से d4q ओवर, याद है ना आपको स्केलर प्रोपेगेटर क्या था, इनटू, अभी काम खत्म तो नहीं हुआ था, यही था ना, ये तो सिर्फ मोमेंटम पार्ट था ना उसका। कुछ समझ आ रही है कि मैं क्या करने जा रहा हूं, किसी बंदे को जो कटता है वो काट देते हैं, कुछ काट दें अगर आप कहें तो दिल टूट जाएगा, अभी नहीं काटते। अच्छा कुछ समझ आ रही है अब क्या अगला स्टेप क्या होना चाहिए, किसी तरीके से एक्सपोनेंशियल्स ख़त्म करते हैं बिल्कुल हम, और हमें यह बात पता है अगर इस एक्सपोनेंशियल को मैं ख़त्म करूँ अगले स्टेप पे, तो आप में से कितने लोग मेरे से एग्री करते हैं कि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। अब ये सारी चीज़ें नहीं लिखूँगा बार बार, ये सारी चीज़ें तो उसी तरह आएंगी ना, अंदर क्या बन जाएगा, अच्छा ये देखें e टू द पावर माइनस आयोटा x2 वाले इकट्ठे करता हूं, k प्राइम प्लस अच्छा माइनस q डॉट x2, देखें ना ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस का अमल, तो ये बना, ठीक लिखा मैंने, अच्छा ये भी माइनस था, ठीक फिर ठीक लिखा था, ये भी माइनस था, माइनस ठीक है। और दूसरा क्या बना e टू द पावर, और ये वेक्टर खाम डाला है आयोटा x1 वाला k माइनस q डॉट x1 प्लस, अब मैं नहीं लिख रहा, x1 इज इंटरचेंज विद x, तो मुझे अब कोई इंटरेस्ट नहीं। एक चीज़ बड़ी कमाल हुई है, कोई आप में से मुझे बता सकते क्या, अब अगर मैं d4x1 पे इसको इंटीग्रेट करूं ना तो ये एक डेल्टा फंक्शन है, d4x2 पे मैं इसको इंटीग्रेट करूं तो ये एक डेल्टा फंक्शन है, दो डेल्टा फंक्शन आ जाएंगे। यू आर ऑलमोस्ट डन भाई, जवाब अब आपने निकाल लिया फाइनली जो चीज़ करनी थी। डेल्टा फंक्शन के बगैर क्वांटम फील्ड थ्योरी बाकी नहीं हो सकती। हमें बुरा भी बड़ा लगता है ना, नॉर्मल ऑर्डर करके कभी इधर छुपाते हैं कभी उधर छुपाते हैं, अभी तक तो डेल्टा से ही जान नहीं छूटी, लेकिन एंड में फिर भी मॉन्स्टर की तरह बीच में आ गया है ना, वो जो ये बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन एग्जैक्टली। अच्छा चलें आप इस तरह करते हैं ना, अब काट लेते हैं, अब तो शफ़ी होगी, अब काटने में कोई हर्ज नहीं है, तो चलें SFI2 लिखते हैं। आप में से मुझे को बता सकते हैं क्या होगा, बस अब दो स्टेप्स रह गए हैं, माइनस आयोटा का स्क्वेयर ओवर 2 फैक्टोरियल, स्क्वेयर है ना वहाँ पे ना, हाँ तो ये आ गया माइनस म्यू स्क्वेयर का, यार क्यों ना एक काम करूं, माइनस होता या प्लस होता, चलें आयोटा म्यू स्क्वेयर कर देते। क्या मैंने किया, माइनस आयोटा म्यू के अंदर लेगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गए, माइनस आयोटा म्यू स्क्वेयर का स्क्वेयर हो गया, क्यों, ये माइनस आयोटा और ये माइनस प्लस, एक आयोटा भी अंदर आया, दूसरा माइनस आयोटा भी अंदर आया, सारे का स्क्वेयर, क्या वही चीज़ लिखी हुई है ना,
वैसे भी ख़त्म ही हो जाना है ना खैर, आयोटा वाला लेकिन है ना, इसलिए हाँ। अंदर क्या बन गया बाकी अब 1/2 पाई टू द पावर 3/2 2k0। नहीं ना यार, थोड़ा सा टाइम पे लगा लेते हैं ना खैर। अच्छा अब मैं क्या करूंगा, d4q ओवर 2/4 आयोटा ओवर क्यू स्क्वेड माइनस एम स्क्वेड, ये तो उसी तरह है ना, आयोटा ओवर क्यू स्क्वेड माइनस एम स्क्वेड प्लस माइनस आयोटा एप्सिलॉन। और क्या रह गया यहीं से शुरू होती है पार्टिकल फिजिक्स है। अच्छा ये से यहां से क्या बना 2/4 डेल्टा 4 ऑफ k प्राइम माइनस क्यू, और एक और बना 2 पाई टू द पावर 4 डेल्टा 4 ऑफ q माइनस के या k माइनस क्यू। ठीक है, इन टू अ फैक्टर ऑफ 2। फैक्टर ऑफ 2 क्यों, x1 गोज टू x2 वाले की वजह से भी एक फैक्टर ऑफ 2 आना है। ये फैक्टर ऑफ 2 देखा, एक ये उल्टा सा रह गया था, बाकी तो सारे कैंसिल हो गए थे, है ना। 5 स्क्वायर के नीचे 2 क्यों आया था, क्योंकि दो आइडेंटिकल फील्ड्स थे। मैंने याद है आपको कहा था जितने आइडेंटिकल फील्ड होते उतने फैक्टोरियल्स वगैरह लिख लेते होते हैं आप। तो बाकी क्या बन गया अब आपके पास, अब देखें बड़ा खूबसूरत जवाब आ गया। अब मैं अगर d4k पे इंटीग्रेट कर दूँ d4q पे, तो क्या जवाब आ जाएगा 1 ओवर एग्जैक्टली एंड पे सब कुछ कैंसिल हो जाता है, सिर्फ एक बच जाता है ठीक है। और ये बन गया 1/2 पाई, प्लीज थोड़ी देर एक दफा और बर्दाश्त कर लीजिए, मैं ये जानबूझ के बार बार लिख रहा हूं, इंटू 1/2 पाई टू द पावर 3/2 2k0 प्राइम। अच्छा एक 2 पाई 4, यानी ये एक डेल्टा फंक्शन में ख़त्म कर सकता हूँ इस चीज़ से। बाकी क्या बन गया आयोटा ओवर क्यू की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, क्यू जिस पर इंटीग्रेट करना चले के पे के स्क्वेड माइनस एम स्क्वेड प्लस माइनस आयोटा एप्सिलॉन इंटू 2 पाई टू द पावर 4 डेल्टा 4 ऑफ के प्राइम माइनस ये के प्राइम माइनस, डजेंट मैटर जो मर्जी ऑर्डर होता। हाँ ख़त्म, सब कुछ खोदा पहाड़ निकला चुका, छोटा सा वो भी। ये क्या चीज़ है, एग्जैक्टली ये बताता है कि जी इनिशियल स्टेट में जितने पार्टिकल्स हैं, फाइनल स्टेट में जितने पार्टिकल्स हैं, एनर्जी मोमेंटम कंजर्व रहेगा। ये होगी एनर्जी मोमेंटम कंजर्वेशन। इसके साथ जो भी चीज़ आती है ना वो आयोटा टाइम्स दी एम्पलीट्यूड होती है। इसको हम कहते हैं, कन्वेंशनली कहते हैं आयोटा, ना भी कहीं तो खैर है, दिस इज नोन एज एन आयोटा ए एम्पलीट्यूड। ये कमाल किया था फाइनमैन ने। अब अगर आप गौर करें, तो क्या फैक्टर आ रहा है 1/2 पाई 3/2 2k0। फाइनमैन ने कहा था हर आती लाइन के लिए, स्केलर लाइन के लिए एक फैक्टर है, मैं कल लिखूंगा इसको, ये वाला, और एक फैक्टर है जाती लाइन के लिए भी, ये वाला। फाइनमैन रूल्स बन गए ना। फाइनमैन ने यही कमाल किया, उसने कहा इतनी लंबी विग कॉन्ट्रैक्शन करने की बजाय, जब फाइनमैन ने ये बताया तो बड़े हैरान हो गए लोग कि यार इतनी लंबी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। उसने इसको देखते हुए ये सोचा कि हर आने वाली लाइन के लिए ये फैक्टर है, हर जाने वाली स्केलर लाइन के लिए 1/2 पाई 3/2 2k0 का फैक्टर है।
कहता है हर वर्टेक्स जो है ना, और इनके दरमियान में क्या है, एक प्रोपिगेटर है, डिपेंड करता है आप x1 को x2 से बड़ा कहते हैं, किसको कहते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। और उसने कहा हर वर्टेक्स जहां पर ये दोनों लाइनें जुड़ती हैं ना, वहां पर एक फैक्टर है आयोटा म्यू का, और यहां पर भी। इस थ्योरी में जो कपलिंग है वो कितनी है, आयोटा म्यू। देखें आयोटा म्यू इंटू आयोटा म्यू क्या बन गया, आयोटा म्यू स्क्वेयर्ड 1/2 पाई 3/2 2k0 अंडर रूट, इसके लिए और इसके लिए ये दोनों बच गए। प्रोपेगेटर ये लिखा हुआ है, प्रोपेगेटर क्या करता है, अगर इसका मोमेंटम k है और इसका मोमेंटम k प्राइम है, तो प्रोपेगेटर क्या करेगा, k का मोमेंटम ले जाएगा और k प्राइम को दे देगा, तभी तो डेल्टा फंक्शन आ गया एनर्जी मोमेंटम कंजर्वेशन वाला। विजुअलाइज कर दिया उसने, हाँ एग्जैक्टली उसने ये करके देखा, लेकिन क्या था, ये 2 और ये 2 का फैक्टर कैंसिल हो गया। और उसने कहा था जितने ऑर्डर की थ्योरी होती है ना, उतने ही फील्ड इस वर्टेक्स पे होते हैं। ये किस ऑर्डर की थ्योरी थी, 5 स्क्वायर। हर वर्टेक्स पे कितने फील्ड हैं ना, फील्ड तो 2 है ना, ये फील्ड ही है ना, दोनों 2 फील्ड मिलके प्रोपेगेटर बने थे ना। यानी अगर इसको मैंने काटा होता तो जैसी डायग्राम ये है वैसी ये थी, दोनों को मिलाया, जब मिलाया तो दरमियान में प्रोपेगेटर बन गया ना। ये कमाल किया था फाइनमैन ने। म्यू कपलिंग है, इट्स एवरी वर्टेक्स द कपलिंग कांस्टेंट इज आयोटा म्यू। एग्जैक्ट, दो जहां पर भी कपलिंग है वहां 2 फील्ड या 2 या 2 से ज्यादा, ठीक है ना, हैं आयोटा म्यू स्क्वायर्ड है। हाँ, तो ये कल हम दोबारा लिखेंगे जो फाइनमैन ने किया था। लेकिन कमाल ये नहीं था कि उसने ये लिखा दे के, उसने ये जो रूल बनाया इतना जेनेरिक था कि आप जिस पे भी लगाते थे लग जाता था। एग्जैक्टली उसने जब इवन शुरू में यकीन भी नहीं आया, लोगों ने लंबी चौड़ी बोर्ड पे चीज़ें सॉल्व करके देखी और फाइनमैन ने डायरेक्ट लिखा, दोनों का जवाब एग्जैक्टली सेम आता था। सर ये थर्ड ऑर्डर के लिए भी ये थर्ड छोड़ो भाई, जिस ऑर्डर तक सॉल्व कर सकते हो थ्योरी को कर लो, सारे ऑर्डर तक होल्ड करती है। कल हम इसको एक और चीज़ के लिए देखेंगे। फिर फाइनमैन ने कमाल यानी कि लूप डायग्राम्स के लिए भी किया, उसने इतने जेनेरिक रूल्स बनाए कि वो बहुत ही, कल हम डिस्कस करेंगे इनको, क्योंकि एग्जैक्टली नहीं दूसरा ये, अच्छा बिल्कुल सही बात है, सही बात है ये, एग्जैक्टली एक्सपीरियंस होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। तो मैं इस तरह करूंगा, कल यहीं से चलूंगा आगे, इस इक्वेशन को दोबारा लिखूंगा और यहाँ से फाइनमैन रूल डिड्यूस करूंगा। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, एक दफ़ा घर जाके ज़रूर, आप नोट डाउन नहीं करते लेक्चर ना, हाँ नहीं, क्योंकि वीडियो तो हम जो है 1 हफ्ते बाद आएगी ना, तो उस वक्त तक तो आप फिर ये भूल चुके होंगे कि क्या किया। नोट ज़रूर किया करें। एक बात याद रखें, जब आप लेक्चर नोट करते हैं ना तो आप साथ साथ रहते हैं, कोई गलती हुई होती है तो फ़ौरन पकड़ लेते हैं। अब ये जुनेद और ये कर रहे हैं नोट, तो ये साथ साथ देख लेते थे, अच्छा ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, तो ये फिर भूल जाता है। ये आप जब लिखते रहते हैं तो आपकी कंसंट्रेशन रहती है। पेपर इतने महंगे नहीं है पाकिस्तान में, अभी भी कोई चीज़ जो सस्ती है ना वो पेपर्स हैं। हाँ, जितनी आपने फ़ीस दी है उसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड भी नहीं होगा पेपर्स का खर्चा। वही कह रहा हूँ, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड भी नहीं होगा उसका, बिल्कुल यही कह रहा हूँ, एग्जैक्टली। ठीक है भाई, तो कल हम यहीं से शुरू करेंगे। कल मैं एक और प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा। जो जुनेद ने कहा ना कि फाइनमैन, बिल्कुल सही बात है, अगर आपने प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किए ना तो आपने कुछ नहीं सीखा। आपने सीखा भूल जाएंगे। मैं फील्ड थ्योरी पढ़ाता हूँ, कई सालों बाद दोबारा आके पढ़ाता हूँ, तो मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं पहली दफ़ा पढ़ रहा हूँ, क्योंकि दरमियान में ज़रा भी आउट ऑफ टच होंगे सब कुछ भूल जाएगा। तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, प्रैक्टिस बहुत की है। एग्जैक्टली। सिडनी कोलमैन ने पहले चैप्टर के पहले प्रॉब्लम्स में लिखा है, ऊपर एक किसी की कोटेशन है, अगर हमने सॉल्व नहीं किया तो कुछ नहीं सीखा। ठीक है भाई, चलिए, थैंक यू सो मच।